वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वंस अगेन एज आई प्रोमिस यू कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाली हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। जी प्लीज इसको अच्छे से देखना, जिसको टॉपिक में कोई दिक्कत है यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट इन दैट माय चैनल सो दैट यू कैन फॉलो द कंसेप्चुअल वीडियो भी आप देख सकते हो। मैंने बार बार उसमें बहुत बार रिवाइज करवा दिया आप लोगों को ऑलरेडी। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एंड यस इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। रीजन इज क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको जितनी मर्जी हो, बट जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए डाउट आते हैं, इसीलिए मैं साथ में करवाने वाली हूँ सो दैट एनी स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, ट्यूशन जिन्होंने नहीं लिए हैं, या फिर जिनको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन में दिक्कत आ रही है, हियर आई एम विद यू। डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन व्हेन आई एम हियर। चलो बिना वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अभी आज मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ। आई माई सेल्फ विल एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है क्वेश्चन का सेशन। आप मुझे फीडबैक देना कैसा रहा है सो दैट फर्दर वी कैन कंटिन्यू। चलो अभी हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहला ये क्वेश्चन है 1989 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी बात रीड करना सिखाऊंगी। रीड करते करते जैसे जैसे आपके माइंड में क्या क्या इंफॉर्मेशन क्लिक करनी चाहिए सो दैट आपको पता चले क्या आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। चलो देखो, मिस्टर मयंक जैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर मयंक जैन कौन है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर। वर्किंग एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड होती है। मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्टर होते हैं, हमने पढ़ा था ना कहीं पे, परक्विजिट क्या है, जो बड़े लोगों को, कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉयज को फैसिलिटी दी जाती है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए अलग से परक्विजिट होना था। तो डायरेक्टर कौन हुआ? डायरेक्टर हुआ एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इन इंडोकास्टर लिमिटेड, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। एक बात बताओ, क्या न्यू दिल्ली हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली वर्ड। व्हाई सो? बिकॉज हमने HRA में पढ़ा था 40% ऑफ द सैलरी, 50%, जो भी हमने टॉपिक्स हमने पढ़े थे वहां पे न्यू दिल्ली का कंसेप्ट आया था। चलो, He furnished the following information. Following information उसने आपके लिए फर्निश की है। लाइन वाइज चलेंगे, चाहते हो तो अभी तो मैं ये साइड पे करवा दूंगी सो दैट क्वेश्चन को बार बार रेफर ना करना पड़े पेज को। ठीक है, मैं आपको यहीं पे साइड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। जिनको नोटबुक में कॉपी करना है वो नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं। चलो, सैलरी फॉर द 12 मंथ्स। तो सैलरी कितनी दी हुई है हमारे पास? सैलरी रुपीस में दी हुई है। ध्यान रखना, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर वो आपको पर मंथ बोलेगा ओनली देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर वो आपको पर मंथ बोलेगा ओनली देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। देखो कितनी सैलरी बोली है? 5,50,000 आपको सैलरी बोली है। नेक्स्ट आ जाता है अबव सैलरी। वो कह रहा है जितनी सैलरी आपको ऊपर बोली गई है उसमें से जैन ने क्या किया? मिस्टर जैन ने 1 लाख रुपीज सिडनी में विड्रॉ किए जब वो 2 महीने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल असाइनमेंट पे था। एक बात बताओ, जब वो बाहर है, सैलरी अर्न कहाँ पे हुई है? सैलरी अर्न तो इंडिया में हुई है ना। विड्रॉ वो कहीं मर्जी करे, तो रेजिडेंट पर्सन के लिए सैलरी अर्न कहीं पे इंडिया में हुई है, रिसीव कहीं पे भी की हो, इंडिया में अर्न होना जरूरी है, रिसीव होना जरूरी है। तो इंडिया में अर्न हुई है सैलरी, तो क्या होगा? तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। उसने 1 लाख रुपए जो है आउटसाइड इंडिया विड्रॉ किया है। अब एक बात बताओ, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसने कुछ करना है? नहीं। इंडिया में कमाया है तो सैलरी का हिस्सा बनेगा ना। तो ये कह रहा है वो इंक्लूडेड है, तो क्या हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है इसकी? नहीं, हमें इस पॉइंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है।
उसके बाद आता है डायरेक्टर सिटिंग फीस। एक बात बताओ, डायरेक्टर सिटिंग फीस बोल दिया, सिटिंग फीस का मतलब क्या है? उसको पर मीटिंग में अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं, वो अदर सोर्सेज का पार्ट होती है, वो सैलरी का पार्ट नहीं है। वो अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, वो सैलरी का पार्ट नहीं है। देखो, कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो था 50,000, मतलब एम्प्लॉयर 50,000 डाला है। एक बात बताओ, हमने कहा था 50% उसने डाला है। हमने क्या बोला था कि सैलरी का 12% अलाउड है, सैलरी का 12% अलाउड है। मोर देन दैट जो होगा वो क्या होगा? मोर देन दैट सैलरी का पार्ट बन जाएगा, मोर देन दैट सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, 12% तक एग्जाम्ड है, मोर देन दैट सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अभी हम देखेंगे इस पॉइंट को, समझ में आ रहा है? और इंटरेस्ट अगर मिल रहा था तो कितना था? 9.5% से एक्सेस वाला इंटरेस्ट सैलरी का पार्ट है। एक बात बताओ, एम्प्लॉई अगर खुद कंट्रीब्यूशन करता तो क्या होता? एम्प्लॉई खुद कंट्रीब्यूशन करता तो क्या होता? एटीसी में डिडक्शन लेता, एटीसी में डिडक्शन लेता, और उसका जो इंटरेस्ट मिलता वो अदर सोर्सेज में आता। यहाँ सैलरी में कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है? जो एम्प्लॉयर की वजह से आ रहा है। सैलरी में कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है? एम्प्लॉयर की वजह से आ रहा है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से आ रहा है। देखो, मैं सारा लिखती चल रही हूँ। प्रोविडेंट फंड में उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 50,000 कंट्रीब्यूट उसने किया। अभी हम देखते हैं एग्जाम्प्ट कितना है, 12% ऑफ द सैलरी तक एग्जाम्प्ट है। सैलरी है 5,50,000, उसका निकालो 12%, 66,000 तक एग्जाम्प्ट है। एक बात बताओ, क्या मैं रिफंड मांग लूं कुछ बचे हुए 16,000 का? नहीं, मैक्सिमम 66 तक एग्जाम्प्ट है, तो मतलब 50 का 50 हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। इंटरेस्ट पोर्शन देखो क्या है, इंटरेस्ट पोर्शन देखो कितना है, इंटरेस्ट पोर्शन आ रहा है 12% इंटरेस्ट का पोर्शन है, जो कि 2,10,000 है, 2,10,000 है, वो 12% है। हमने तो 9.5 तक का एग्जाम्प्ट करना है। 2,10,000 डिवाइड बाय 9.5, सॉरी 2,10,000 डिवाइड बाय 12, तो 9.5 देखो कितना बनता है, जो एक्सेस बनता है 2.5 का, 2.5 का जो एक्सेस बनता है, देखो 2,10,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.5, क्योंकि हमें चाहिए, हमें दिया हुआ 12%, हमारा एग्जाम कितना है 9.5, तो 2.5 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 2.5 कैसे निकालोगे? ये पूरा 12 था, उसमें से 2.5 का हिस्सा कितना निकलेगा? 43,750, 43,750 किसका पार्ट हो जाएगा? 43,750 पार्ट बन जाएगा सैलरी का। ये क्यों बना? क्योंकि एम्प्लॉयर की वजह से मुझे ये ब्याज कमाने को मिला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से मुझे ये ब्याज कमाने को मिला है। और हमने पढ़ा था, जो भी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से जनरेट हो रही है, जो भी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से जनरेट हो रही है, वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये तो था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अब आ जाओ एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। असेसीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड 50,000, वो कह रहा है जो असेसी ने कंट्रीब्यूट किया वो ऑलरेडी सैलरी में ऐड है, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास सैलरी आएगी, उसी के अंदर से तो वो निकाल के देगा ना, ऐड होगा तभी वो 80C में जाके डिडक्शन ले पाएगा। अगर सैलरी में ऐड ही नहीं हुआ तो 80C में किस नाम की डिडक्शन, 80C में किस नाम की डिडक्शन मिलेगी आपको? अगर सैलरी में ऐड ही नहीं हुआ तो 80C में किस चीज की डिडक्शन मांग रहे हो आप? मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने मेरा रिवीजन सेशन नहीं देखा है, डायरेक्ट आप ये देख रहे हो, तो शायद अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको इश्यू आएगा।
तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी प्लीज आप वो देख कर आइए। अगर आपको ऑलरेडी आता है, क्विक रिवीजन करनी है तो वीडियो के स्टार्टिंग में एंड में देखना, मैंने 10 to 15 मिनट्स में क्विक रिवीजन भी कराई, आप वो भी देख सकते हो। चलो समझ में आया। एसएससी का कंट्रीब्यूशन वो क्या कह रहे हैं, सैलरी में ऑलरेडी ऐड है, ऑब्वियस सी बात है सैलरी मिलेगी तभी तो वो आगे कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो सैलरी में ऐड ही हुआ तो डिडक्शन किस नाम की लोगे आप एटीसी में, तो इसका अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो इसने कंट्रीब्यूट किया वो सीधा एटीसी में चला जाएगा, एटीसी में 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद एलआईसी की रहा है उसने, वाइफ और लाइफ खुद की, ये भी एटीसी का पार्ट है, ये भी हमारी सैलरी का पार्ट नहीं है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक बात बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का 16 सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो डिडक्शन किसके लिए थे, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी, वो डिडक्शन किसके लिए थी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी। चलो ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार तो हमें कुछ मिला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से मिला है, इसलिए वो हो जाएगा सैलरी का पार्ट, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सैलरी का पार्ट, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट की, जो एटीसी के रिगार्डिंग है छोड़ दो इसको, ये हम टोटल इनकम में जाकर देख लेंगे। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, एनुअल वैल्यूएशन है, ओन किसने किया है, ओन किया है एम्प्लॉयर ने। तो एक बात बताओ, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो था, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना एग्जाम था, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना एग्जाम था, देखो अगर एम्प्लॉय ने ओन किया है और पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, वो दिल्ली में है तो ऑब्वियसली बात है 25 लाख से ज्यादा होगी, तो 15% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे। अब एक चीज और, यहाँ पे सैलरी का मतलब डिफरेंट था, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक था, डीए था, कमीशन था, बोनस था, अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन था, तो मतलब बेसिक के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी ऐड कर देंगे, ठीक है, लीव सैलरी वगैरह का भी टैक्सेबल पोर्शन था, वो हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको कर रहे हैं इग्नोर। चलो ठीक है, अब हमें कितना करना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, देखो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको मिला कितना, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, आपको अकोमोडेशन मिला है, अकोमोडेशन मिलने का मतलब क्या हुआ, आपको पैसा नहीं मिला है, परक्विजिट का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं, हमने पढ़ा दिल्ली में है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, ओन्ड है, हाउस ओन्ड है, ओन्ड है, ओन्ड है, हायर नहीं किया, ओन्ड है, ओन है तो 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा सैलरी का मतलब है बेसिक, डीए, कमीशन प्लस जो भी अलाउंसेस है उनका टैक्सेबल पोर्शन 1 लाख और, तो टोटल कितना हुआ 6,50,000 का 15%, ये हो गया 97,500, ये हो गया 97,500। उसके बाद उसने कुछ पेमेंट की रिपेयर की, रिपेयर तो घर पे करा तो हमें थोड़ा बेनिफिट मिला, उसने घर सजाया अपना। उसके बाद पार्ट टाइम कुक एंड बियरर, एक बात बताओ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देता है क्या, कुक या बियरर हमने कहीं पढ़ा था कि एग्जाम है, नहीं पढ़ा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो कुक वाला जो है 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज और, पेमेंट ऑफ माली, हमने एक चीज पढ़ी थी, गार्डनर वाला जो पॉइंट है, गार्डनर अगर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को दिया जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन कौन आता है, डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है, या फिर ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास 20% से ज्यादा का शेयर है, यहाँ पे डायरेक्टर ऊपर बोला था ना, मैंने आपको बताया, डायरेक्टर के, स्पेसिफाइड डायरेक्टर के केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, स्पेसिफाइड डायरेक्टर के केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, 16,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इन सबको ऐड करके देखो कितना बन रहा है, ये हो गया 8,37,250। क्या भूल रहे हैं हम कुछ, यस हम भूल रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हुई, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हुई, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी,
अब ये बन गया 787 250, 787 250 हमारा किसका हिस्सा बन गया? सैलरी का हिस्सा हमारा बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा सैलरी का एक क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें से सैलरी का पोर्शन हो गया फिनिश। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मैं थोड़ा स्टार्ट कराने वाली हूँ सो दैट मेरी भी ग्रिप बन जाए पढ़ाने में, ठीक है? थोड़ा मैं स्टार्ट ही करवाने वाली हूँ, उसके बाद बाकी कल हम कंप्लीट एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़ा अच्छा लेक्चर की लेंथ थोड़ी बढ़ा दूंगी मैं, सो दैट क्वेश्चंस भी तो इंटरेस्टिंग होते हैं ना, तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे, ठीक है? देखो उसके बाद क्या है, मिस्टर शान। मिस्टर शान इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। मिस्टर शान कौन है? सैलरीड एम्प्लॉय है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 उसने क्या किया, उसकी ये सैलरी थी, आपको दे दिया गया है। क्या क्या दे दिया गया है? एक तो बोला है एनुअल सैलरी कितनी थी, एनुअल सैलरी कितनी थी? 4,20,000, 4,20,000 पे अरियर, पे अरियर, उसको अरियर भी मिले तो ये भी एज एन सैलरी का ही पार्ट है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद लीव ट्रेवल कंसेशन। एक बात बताओ, ये पॉइंट पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था? अगर वो रेल से कर रहा है तो फर्स्ट क्लास का, है ना? अगर वो एसी से उसका एयर से कर रहा है तो इकोनॉमी फेयर, ठीक है? अब कुछ भी इंफॉर्मेशन और हमें गिवन ही नहीं है, हमें सिर्फ ये बता दिया, तो हम ये मान लें कि जितना अमाउंट उसने दिया है वो एग्जम्प्टेड पोर्शन है। जितना अमाउंट उसने, अगर वो देता कि उसने इतना कंपनसेट किया, पर एसी का जो फर्स्ट क्लास वाला एसी था उसका सिर्फ 20,000 था, तो 1,000 हम टैक्सेबल कर देते। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अजम्पशन का पार्ट है। आप अजम्पशन ले सकते हो कि उसने जितना भी दिया, जितना भी दिया वो बेनिफिट दिया एज पर जितना भी लॉ में प्रोवाइडेड था, जितना भी लॉ में प्रोवाइडेड था। ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एचआरए मिला है 10,000 का। एचआरए कितना मिला है? 10,000 पर मंथ एचआरए मिला है। एक बात बताओ, एचआरए का हम क्या करते हैं? डिडक्शन लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, एचआरए की डिडक्शन, एचआरए की डिडक्शन हमें तभी मिलेगी, एचआरए की डिडक्शन हमें तभी मिलेगी जब जब क्या होगा, जब उसने आगे फर्दर रेंट पे किया होगा। जब उस पर्सन ने रेंट पे ही नहीं किया तो एग्जम्पशन की बात ही नहीं आई, तो फुल्ली का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डिविडेंड किस पे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो डिविडेंड क्या सैलरी का पोर्शन है? नहीं, डिविडेंड अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। एलआईसी प्रीमियम पेड, एलआईसी प्रीमियम एटीसी का पार्ट है, इसको भी छोड़ दो। मेडिकल अलाउंस, आप एक बताओ, मेडिकल अलाउंस हमने पढ़ा था, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल परक्विजिट का कुछ और था, बट मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर वो कह रहा है उसने एनएससी में इन्वेस्ट किए, तो ये तो एटीसी का पार्ट है। म्यूचुअल फंड में किया, ये तो एटीसी का पार्ट है। अब एक चीज और देखना, सॉरी, ये ऊपर एक पॉइंट देखो, एलआईसी प्रीमियम पेड ऑन हिज लाइफ। पे कौन कर रहा है? ध्यान से देखो, पे कर रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ मिलता है, कैश में मिलेगा तो वो अलाउंस हो जाएगा, कोई बेनिफिट दिया जाएगा तो वो परक्विजिट हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का एलआईसी प्रीमियम किसने पे किया? एम्प्लॉयर ने पे किया। जब एम्प्लॉयर ने पे किया तो उसके लिए परक्विजिट बन गया। जब एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो उसके लिए परक्विजिट बन गया। ठीक है, चलो एनएससी में इन्वेस्ट किया, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, ये छोड़ दो, ये हमारे काम के अभी फिलहाल नहीं है। एडमिशन फीस ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की एडमिशन फीस। एक बात बताओ, एडमिशन फीस ऑफ चाइल्ड एटीसी में मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है।
डोनेशन टू लोकल प्राइवेट स्कूल, डोनेशन भी मिल जाएगा। नीचे एनुअल रेंट का हिस्सा है, वो भी हम देख लेंगे हाउस प्रॉपर्टी के जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या करना है। अभी फिलहाल मैं सैलरी का पोर्शन आपको पिक करा रही हूँ। मैं क्यों करवा रही हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार हो जाएं। जब मैं टोटल इनकम पे जाऊंगी तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से कराऊंगी और फिर से मैं आपको टोटल इनकम कराऊंगी। अल्टीमेटली आपका सैलरी का पोर्शन फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो सैलरी में क्या क्या ऐड करना था, कितना था, 4,20,000 की सैलरी थी। एनुअल सैलरी कितनी हुई, 4,20,000 की एनुअल सैलरी होगी। उसके बाद अरियर्स था 80,000, एलटी देखो अरियर्स कितना था 80,000 और एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन 21,000 था। हमने क्या मान लिया, एग्जाम है 21, क्योंकि ये इकोनॉमी फेयर होगा या फिर रेल का जो भी बनता है उतना ही होगा, तो एग्जाम करके हमने कर दिया, नील कर दिया। एचआरए कितना रिसीव हुआ, 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000। एक बात बताओ, इसके बाद एक चीज और आनी थी, जो एलआईसी प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया वो इसके लिए क्या बन गया, वर्क विजिट का पार्ट बन गया। एलआईसी प्रीमियम जो इसने पे किया वो किसका पार्ट बन गया। बच्चे क्या करते हैं, एलआईसी प्रीमियम पड़ा छोड़ दिया सैलरी में, 80सी में देखेंगे नहीं, अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो उसके लिए वर्क विजिट हो गया। अगर वो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो उसके लिए वो वर्क विजिट हो गया। यहाँ आ जाएगी हमारी ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी देखो कितनी है, 6,38,000 बन रही है सैलरी। और मेडिकल अलाउंस रह गया ना, मेडिकल अलाउंस भी लेना है हमने, 1,200 पर मंथ, 14,400। 652,400 लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 602,400 हमारा आ गया ये आंसर। 602,400 हमारा क्या आ गया, ये आ गया आंसर आ गया। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन आपको सॉरी कल करवाती हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराती हूँ। अभी जस्ट एक स्टार्ट कीजिए, कल से मैं प्रॉपर एक सेशन लूंगी जिसमें फुल आपको अच्छे से क्वेश्चन कराया जाएगा। अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स का तो मैं लेने वाली हूँ कल से, 45 मिनट्स का लेक्चर लेने वाली हूँ मैं कल से। अभी आप इसको स्टार्ट कीजिए, 2 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, ग्रिप बन जाएगी हमारी। कल से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 45 मिनट्स का लेक्चर कल से रहने वाला है, क्योंकि 5 to 6, 7 to 8 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि विद इन कमिंग मंथ ये आपका कंप्लीट हो जाए। विद इन कमिंग मंथ तो ज्यादा बोल रही हूँ मैं, इन मिड ऑफ द मंथ 10th ऑफ नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूंगी आपका कंप्लीट हो जाए पोर्शन, सो दैट हम नेक्स्ट मंथ में 2 चैप्टर्स और कवर कर लें। नेक्स्ट मंथ में हम 2 चैप्टर्स और अच्छे से कवर कर लें, 2 सब्जेक्ट हम अच्छे से और कवर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।